हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरीबा। आज हम बायोलॉजी का सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मीमांसा ERDR की तरफ से बनाया गया है और इसमें वही प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, उनको रीड करके समझने में, मार्क्स के और अकॉर्डिंग उसके आंसर्स लिखने में। ठीक है, तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो आपको क्या लिखना है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप कैसे करोगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट इज MCQ टाइप। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ एग एपैरेटस। एग एपैरेटस किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग एपैरेटस होता कहाँ है। तो हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ा है। आप ये देखिए, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे आपका ये एग है और ये सिनर्जिड्स हैं और यहाँ 3 एंटीपोडल्स है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया है। ठीक है, सो दिस एग एंड दिस synergids. So egg plus synergids equals to egg apparatus. Okay, next, in a woman during implantation embryo is in. इम्प्लांटेशन के टाइम पे एम्ब्रियो अपनी किस स्टेज पे रहता है। तो NCERT के अकॉर्डिंग हमने 3 स्टेज पढ़ी है, मॉड्यूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। सो जब इम्प्लांटेशन होता है तो एम्ब्रियो अपनी ब्लास्टुला स्टेज में होता है। विच स्टेज? ब्लास्टुला स्टेज, बी ब्लास्टुला। ओके, नाउ थर्ड, हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है आपका मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। लाइक एक ट्रेट के वहां 3 एलिल्स है, वो 3 एलिल कौन कौन से हैं? IA, IB एंड IO। किसी एक इंडिविजुअल में बच्चों ओनली 2 एलिल्स पॉसिबल। सो यहां पे जो जीनोटाइप बन के आते हैं वो 6 जीनोटाइप है। जीनोटाइप बोले तो जीनिक कॉम्पोजिशन। व्हाट? जीनिक कॉम्पोजिशन। मैं आपको 6 जीनोटाइप के नाम लिखकर बता देती हूँ। IA, IA, IO, IB, 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 IO, 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 IA, IB. Getting? Next question. Messenger RNA is produced in. Messenger RNA कहाँ बनता है? This is the last MCQ. Messenger RNA कहाँ बनता है? So आपको पता है DNA replicates in न्यूक्लियस। ठीक है, और DNA से ही RNA बनता है, तो ये वाला प्रोसेस भी कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। फाइन, नेक्स्ट, नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 1 वर्ड आंसर देना है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स ट्रूथ। आपको फॉल्स ट्रूथ का एग्जाम्पल देना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉल्स ट्रूथ क्या है। ठीक है बच्चों, फॉल्स ट्रूथ क्या होता है? जब फ्रूट आपका ओवरी ना होके फ्लावर के अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि थैलेमस हो गया और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इस तरीके से, तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। मतलब ओवरी आपका एडिबल पार्ट नहीं है, फ्लावर के जो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट है दैट इज द एडिबल पार्ट। सो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आता है फॉल्स फ्रूट में एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। दोनों में ही बच्चों ओवरी एडिबल पार्ट नहीं है। यहाँ पे जो एडिबल पार्ट है दैट इज व्हाट? दैट इज थैलेमस। गेटिंग? व्हाट? दैट इज थैलेमस। नाउ हाउ मेनी क्रोमोसोम आर फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं? तो बच्चों टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है। फाइन, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 45 क्रोमोसोम। आपसे कोई पूछे कि इसका जीनोटाइप लिखा कैसे जाता है, तो दैट इज 44 + X0। फाइन, 44 + X0, दिस इज टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या? देयर इज लॉस ऑफ 1 X chromosome. There is loss of 1 X chromosome. Now next,
इन अ सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन विच इज रिटन एज फॉलोज, ये आपकी यूनिट लिखी हुई है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लिखी हुई है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA, आपको mRNA का सीक्वेंस बताना है, क्या बताना है आपको, mRNA का सीक्वेंस बताना, यू हैव टू टेल द सीक्वेंस ऑफ mRNA। जब भी कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हो तो आपको एज इट इज उसे कॉपी करना होता है, बस आप क्या करोगे, यूरासिल इन प्लेस ऑफ थायमिन। जब भी आप आरएनए की बात करते हो तो वहां पे क्या होता है, यूरासिल रहता है थायमिन की जगह पे। अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सेम सीक्वेंस को कॉपी करोगे और वहां पे टी की जगह यू कर दोगे। तो मैं अगर लिखूं तो क्या लिखूंगी, 5' to 3' में अगर सीक्वेंस लिखती हूँ तो जहां जहां टी है वहां मैं यू कर दूंगी, AUCGA, AUCGA। नेक्स्ट अगेन UGCA, UGCA, अगेन UGCA, UGCA, then again UGCA, again UGCA, UGCA, UGC. This is the sequence on mRNA. Now give an example of missing link and connecting link. आपको एग्जाम्पल देना है किसका, मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक का। तो मिसिंग लिंक क्या होता है, मिसिंग लिंक फॉसिलाइज्ड एक्सटिंक्ट फॉर्म होता है, जो कि फॉसिल के फॉर्म में रहता है और वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट मतलब जो अब यहाँ पे एग्जिस्ट, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं है अब दुनिया में, ठीक है, तो वो हो गया मिसिंग लिंक, है ना। अच्छा, कोई भी लिंक होता है तो वो किसी भी दो ग्रुप को जोड़ता है, मतलब उस एक ऑर्गेनिज्म के पास दो ग्रुप के कैरेक्टर्स होते हैं ना, कुछ कैरेक्टर एक ग्रुप से आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स एक ग्रुप से आएंगे। तो हम मिसिंग लिंक का अगर एग्जाम्पल लिखते हैं, मिसिंग लिंक, तो उसमें आपका आर्कियोप्टेरिक्स आता है, क्या आता है बच्चों, आपका आर्कियोप्टेरिक्स आता है। इट इज अ मिसिंग लिंक, है ना, इट इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन व्हाट, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। यहां पे इस आर्कियोप्टेरिक्स में बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नाउ ई, नॉट ई, वी आर लेफ्ट विथ कनेक्टिंग लिंक। बच्चों कनेक्टिंग लिंक समझ लो, कनेक्टिंग लिंक भी दो ग्रुप को कनेक्ट करता है, बट ये क्या होता है, लिविंग फॉर्म होता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, उस ऑर्गेनिज्म में दोनों ग्रुप के कैरेक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लिविंग फॉर्म है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, नियोपेलिना, नियोपेलिना, ठीक है। नियोपेलिना जो कनेक्टिंग लिंक है, इट इज बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। व्हाट, एनालिडा एंड मोलस्का। इस नियोपेलिना में एनालिडा के भी कैरेक्टर्स हैं और मोलस्क के भी कैरेक्टर्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड द फॉलोइंग। जब भी आपको एक्सपैंड वर्ड लिखा मिले, व्हाट, एक्सपैंड वर्ड मीन्स यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म्स, यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म्स। Okay, now first MALT, mucosa associated lymphoid tissue. Okay, mucosa associated lymphoid tissue, CMI, cell mediated immunity. What, cell mediated immunity. C, AIDS, AIDS, ACQUIRED, acquired immunodeficiency syndrome. Okay, now NACO, NACO, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, नेशनल AIDS control organization. Done. So we are done with our second question, जिसमें 1 मार्क है। 1 मार्क क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि क्या होता है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लिखोगे, है ना। अभी हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें वो जो कि 2 मार्क्स के हैं। ओके, यू हैव टू राइट फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, what is triple fusion, where and how does it takes place, name the nuclei involved in triple fusion। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे हम आंसर करेंगे और हमें हमारे पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। A, what is triple fusion?
देखो बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन समझने से पहले एक चीज समझ लो कि ट्रिपल फ्यूजन से पहले एम्ब्रियो सैक के अंदर जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। इनका जो जीनिक कॉम्पोजिशन होता है वो होता है N+N। ट्रिपल फ्यूजन से पहले ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और क्या बन जाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बन जाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बन जाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो, मेल गैमीट जो आता है, कितने मेल गैमीट आते हैं? 2 मेल गैमीट आते हैं। 2 मेल गैमीट, यहाँ पे आपका एक्स सेल है, यहाँ सिनर्जिड्स है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स है। व्हाट? 3 एंटीपोडल्स। जो मेल गैमीट होता है, एक आके एक्स सेल से फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमीट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आके फ्यूज करता है। ठीक है, सो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस is called ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इट इज कॉल्ड? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन? यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। N+N, 2 न्यूक्लियस तो ये हो गए, प्लस हैप्लॉइड एक मेल गैमीट, एक हैप्लॉइड मेल गैमीट। बात समझ में आई? इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल मतलब 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन। इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस? तो हाउ डज इट टेक्स प्लेस? जब पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट ट्रैवल करके कहाँ आता है? एक मेल गैमीट एक्स सेल में चला जाता है और एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई में चला जाता है। पोलर न्यूक्लियाई में क्या? आप सीधा सीधा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलो। ठीक। वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस? तो प्लेस हो कहाँ पे रहा है? तो ये हो रहा है एम्ब्रियो सैक में। इट टेक्स प्लेस इनसाइड एम्ब्रियो सैक। हाउ डज इट टेक्स प्लेस? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन। ये भी हो गया। इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन कौन सी न्यूक्लियाई है? सो ये पोलर न्यूक्लियाई है जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जस्ट बिफोर ट्रिपल फ्यूजन। ओके, नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis। आपको oogenesis दिखानी है। क्या दिखानी है? oogenesis। व्हाट डू यू मीन बाय oogenesis? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट बोले तो ovum, that is haploid N. Okay, how you will start? You will start with oogonia. You will start with oogonia. Oogonia are diploid. It develops or grows after taking nourishment and converts to primary oocyte. Okay, this primary oocyte is also diploid. In primary oocyte, meiosis 1 occur and it converted to secondary oocyte. Okay, in secondary oocyte, meiosis 2 occur and it gets converted to ovum. It is haploid. This is haploid. After meiosis 1 के बाद क्या होता है? जो पोलॉइडी होती है वो हाफ हो जाती है। लाइक 2n है तो n हो जाएगी। बात समझ में आई? यही स्कीमेटिक डायग्राम आपको बनाना है, आपको स्कीम दिखानी है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिखा ली oogenesis की। मेंशन 2 मेथड्स टू प्रिवेंट STD। ठीक है, आपको मेथड्स बता दें टू प्रिवेंट STD। प्रिवेंशन ऑफ STD। आपको यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही पूछा गया, मैं आपको ज्यादा बता देती हूँ। आपका नंबर फर्स्ट चला जाएगा अवेयरनेस। क्या चला जाएगा? अवेयरनेस, जागरूकता। बच्चों, ये जो STDs है ना, ज्यादातर टीनेजर जो होते हैं उनके बीच में इन चीजों को लेके बहुत मिसकंसेप्शन रहता है। तो उनके बीच में ज्यादा ये चीजें हो सकती हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं इन चीजें होने के। ये सारी चीजें STDs हो गई, एडोलेसेंस जो एडोलेसेंस की एज में है वो सारे। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? जागरूकता की, है ना। यहाँ पे जो टीनेजर्स हैं उन्हें बताया जाए, जो भी एडोलेसेंस में उन्हें बताया जाए कि ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, सबको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जब उनको इन चीजों के बारे में पता होगा, उनको जब ये कहीं और से पता चलेगा तो उनके लिए ये चीजें नई नहीं होंगी। तो क्या होगा? उन्हें पहले से अवेयरनेस रहेगी तो वो इन चीजों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक। सेकेंड हो सकता है यूज ऑफ
कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज, ओके, लाइक कॉन्डम्स, ठीक है। कॉन्डम्स के यूज से एसटीडीज बहुत हद तक प्रिवेंट हो जाती है। सी, अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल और अननोन पार्टनर, ठीक है। सो अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल और अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स या फिर अननोन पार्टनर के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता किसको कौन सी डिजीज है, वो अगर एसटीडी हुई तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। फाइन, नाउ और क्या लिख सकते हो आप? यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अवॉइड सेक्स विथ अननोन मल्टीपल पार्टनर्स, दैट्स इट। 2 पूछे थे, मैंने आपको 3 बता दिया। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द एचजीपी कॉल द मेगा प्रोजेक्ट? एचजीपी को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। एचजीपी, दिस इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एचजीपी इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्यों इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया? इसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया बिकॉज इट वॉज aimed at sequencing all the base pairs present in human genome. It took 13 years to complete such a project. It was also aimed to develop new technologies like DNA fingerprinting. ओके, तो ये 3 पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो to define that human genome project is a mega project. First of all, it was based on sequencing all the base pairs present in human genome. Human genome में जितने भी base pairs है उनका sequencing करना था कि वो किस sequence में। then इसे करने में 13 साल लगे। It took 13 years. How much? 13 years. Then it was aimed to develop new technologies like DNA fingerprinting. यहाँ पे क्या था कि जब इसका ग्रोथ होने लगा तो धीरे धीरे इसने एम किया अपना कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज भी लाएंगे। तो ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज आया था जिसमें से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी है। गेट इट? नेक्स्ट, हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। ई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दी थी? सबको पता है, ये डार्विन की प्रिंसिपल, ठीक है। डार्विन ने और क्या क्या कहा था? डार्विन ने जो पहला पॉइंट कंसिडर किया था दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। व्हाट इट वाज? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अनदर इट वाज मोर या मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव capacity, maximum reproductive capacity, better utilization of resources, then transfer of variation. Another was development of न्यू स्पीशीज, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट डार्विन ने कहे थे। क्या कहा था डार्विन का? पहला पॉइंट था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। अब डार्विन के हिसाब से फिटेस्ट कौन था? जो स्ट्रगल करता था अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, दुनिया में रहने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सपोज 2 स्पीशीज हैं, स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है। जो स्ट्रगल करेगी वो सर्वाइव करेगी। अच्छा, डार्विन का दूसरा पॉइंट क्या था? मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। जिसने स्ट्रगल किया, जो सर्वाइव करेगी वो मैक्सिमली रिप्रोड्यूस भी करेगी, अपनी ज्यादा से ज्यादा
प्रोजेनी छोड़कर जाएगी। नेक्स्ट क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई जो स्ट्रगल कर रही है, मतलब वहां पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो बेटर यूटिलाइज कौन कर सकता है उन रिसोर्सेज को, तो उस बारे में डार्विन ने कुछ चीजें कही थी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। अच्छा, जो मैक्सिमली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसमें वेरिएशंस भी आएंगी, वो वेरिएशन आगे 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 ट्रांसफर होंगी, तो आगे की जो प्रोजेनी होगी और वो बेटर अडेप्ट करेगी एनवायरमेंट में। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। इस तरीके से जब छोटी छोटी वेरिएशन आगे प्रोजेनी में पास ऑन होती जाती है, फाइनली क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। इसी को कहते हैं स्पीशिएशन। क्या कहते हैं, स्पीशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम ओल्ड स्पीशीज। आप एग्जाम्पल कैसे दोगे, सपोज एक स्पीशीज ए है, एक स्पीशीज बी है, वो स्ट्रगल कर रही है एग्जिस्टेंस के लिए, मैक्सिमली रिप्रोड्यूस कर रही है, रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पा रही है, सो इट इज फिटेस्ट, वो सर्वाइव करेगी, और दूसरी स्पीशीज भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। दैट्स इट। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start with the next question. Okay, question number 4. Describe the process of spermatogenesis in brief. You have to explain spermatogenesis in brief. Add a note on the role of FSH and LH in spermatogenesis. आपको spermatogenesis के बारे में बताना है, उसके अलावा आपको LH FSH का क्या रोल है। LH FSH क्या है, हॉर्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी से आती है, उनका क्या spermatogenesis में रोल है, ये बताना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। Spermatogenesis. What's spermatogenesis? Process of sperm formation is called spermatogenesis. Process of sperm formation is called spermatogenesis. देखो how it will start. You have to draw a scheme of it. Okay, start with spermatogonia. Okay, develops to form primary spermatocyte. In primary spermatocyte, meiosis 1 occur. It leads to the development of secondary spermatocyte. After meiosis 2, secondary spermatocyte converted to spermatid. Okay, then spermatid get converted to spermatozoa. ठीक है, this is diploid, this is diploid, this is haploid, this is haploid, this is also haploid. ठीक है, okay. This conversion of spermatid to spermatozoa is called spermiogenesis. What it is called? Spermiogenesis. So conversion of spermatid to spermatozoa is called spermiogenesis. Next, role of LH and FSH. Role of LH and FSH. बच्चों ये दोनों ही हार्मोन्स कहाँ से आती हैं, पिट्यूटरी से आती है। कहाँ से आती है, पिट्यूटरी से। याद रखना LH एक्ट ऑन लेडिक सेल। कहाँ पे, लेडिक सेल। L फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, L फॉर लेडिक। LH एक्ट ऑन लेडिक सेल। लेडिक सेल रिलीज टेस्टोस्टेरोन। व्हाट, टेस्टोस्टेरोन। इट इज अ मेल हार्मोन, इट इज अ मेल हार्मोन। It helps in spermiogenesis. It helps in spermiogenesis and also helps in development of secondary sexual character. Also helps in development of secondary sexual characters in males. टेस्टोस्टेरोन है, मेल हार्मोन है, तो मेल में ही होगा। तो ये LH का फंक्शन हो गया। अब FSH का फंक्शन बच्चों, FSH का फंक्शन देखो। FSH का फंक्शन क्या है, इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। ठीक है, यहां पर आप इसके लिए लिखोगे इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जो पूरा प्रोसेस आपका स्पर्म फॉर्मेशन का हो रहा है, ये पूरे में हेल्प करती है। बात समझ में आई? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, या फिर इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा का पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन, स्पर्म्स का फॉर्मेशन है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, उसमें क्या इन्वॉल्व है? उसमें FSH इन्वॉल्व है। गेट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, what is apomixis? Explain by giving example. बच्चों, what is apomixis? Apomixis, देखो, it is a form of asexual reproduction which mimics sexual reproduction. This leads to the formation of seeds without fertilization. That is, there is no fusion of gamete to form zygote. बात समझो, एपोमिक्सिस क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, जो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल फॉर्म को मिमिक करता है। लगता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है क्योंकि सीड बन रही है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तब भी यहाँ पे सीड बन जाता है। आपसे पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? इसमें आते हैं एस्टरेसी फैमिली एंड ग्रासेस आती हैं। ठीक है, एस्टरेसी फैमिली और ग्रासेस में आपको एपोमिक्सिस देखने मिलता है। इसको यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। किसमें? हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। बच्चों, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में इसका यूज है, तो क्यों है इसका यूज? हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में उनको एक जैसी ही सीड चाहिए होती है ना। वहां पे वो चाहते हैं कि वहां पे सीड में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब एक जैसे हो, ताकि वहां पे कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन ना हो। तो जो एपोमिक्सिस का प्रोसेस है, उसको हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में यूज करते हैं टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ताकि कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन ना हो। जितनी सीड्स आए वो सब की सब एक जैसी हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, राइट इन ब्रीफ अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बच्चों, इन विट्रो, सबसे पहले तो इन विट्रो का मतलब समझो। इन विट्रो का मतलब होता है बाहर। हम यहाँ पे बॉडी के अंदर काम नहीं करा रहे, यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर काम करा रहे हैं। सारा का सारा एकदम लिविंग प्रोसेस जैसा होता है, खाली मटेरियल नॉन लिविंग होगा। यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं? इन विट्रो। हम टेस्ट ट्यूब में काम करा रहे हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन इसका मतलब तो पता है क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम आर्टिफिशियली मेल और फीमेल गैमीट को बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवा रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं? या तो अडॉप्ट कर लें। जो लोग अडॉप्ट नहीं करते वो अपना ही बच्चा चाहते हैं। तो इस तरीके की चीजों के लिए कि वो अपना ही बच्चा चाहते हैं, लेकिन उनकी फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, या तो इनफर्टिलिटी का केस है, मेल इनफर्टाइल हो सकता है, फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है, वो लोग केपेबल नहीं है बच्चा पैदा करने के, या मेल हो सकती है या फीमेल हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आई जिसे कहते हैं ART। दिस इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दिस इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ
टेक्निक्स बताई गई हैं जिसको हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, जैसे हमें यहाँ पे लिख कर आना होता है। आपको सिर्फ नाम लिख कर आना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता है। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता तो आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते, ठीक है। सो आपको जब भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पूछे तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे हम मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराएंगे, कहाँ, इन विट्रो या फिर टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे एक चीज और आती है, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, इट कम्स अंडर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट को हम लोग टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं, उसके बाद 4, 5, 6 सेल स्टेज तक उसे ग्रो कराते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ टेक्निक्स है, उस टेक्निक से उसे उठाकर फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। आप समझो वो टेक्निक्स क्या क्या है, दैट इज GIFT, ओके, ZIFT, AIICSI, ठीक है। GIFT इज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। गैमेट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यहां पे हम लोग जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यहाँ पे आर्टिफिशियल हम लोग पूरे के पूरे सीमेन को कहाँ, फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट में डालते हैं, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI में क्या कर रहे हैं हम लोग, ओवम है, ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो जब भी आर्ट्स पूछेगा 3 मार्क्स में तो आपको ये सारा लिख कर आना है। आप टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम जरूर लिखोगे। अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो आपको इन सबको एक्सप्लेन भी करके आना होगा, ओके। Now, next question, distinguish between dominant and recessive character. I. Dominant and recessive character. बच्चों, dominant चीज क्या होती है? डोमिनेंट का मतलब होता है जो हर चीज में अपने आप को दिखाए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में वो अपने आप को शो करेगी कि हाँ मैं प्रेजेंट हूँ। तो यहाँ पर भी डोमिनेंट वही चीज है। रेसेसिव क्या होती है, कुछ ही कंडीशन होती है जहां वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। तो आप डोमिनेंट ट्रेट देखो या फिर डोमिनेंट कैरेक्टर देखो। अ कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ in both homozygous and heterozygous condition, okay। example कैपिटल T स्मॉल t। देखो ये होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को शो करेगी, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर भी डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को शो करेगी। ये प्लांट भी टॉल होगा, ये प्लांट भी टॉल होगा। यहाँ पे स्मॉल टी नहीं दिखेगा, यहाँ पे शॉर्ट हाइट वाला कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा, ओके। नेक्स्ट, रेसेसिव कैरेक्टर। व्हाट इज रेसेसिव कैरेक्टर? अ कैरेक्टर विच एक्सप्रेस itself only in homozygous condition। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में शो करे। एग्जाम्पल स्मॉल टी, यही प्लांट होगा जो कि ड्वार्फ होगा, ठीक है। यही प्लांट होगा जो कि ड्वार्फ होगा। देखो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाता है। दैट्स इट। Next, homozygous and heterozygous. Difference between homozygous and heterozygous. I write the difference between homozygous and heterozygous. A trait has 2 alleles. ठीक है। If both the alleles are same, then the character is homozygous, okay। Example capital T, small t,
कैपिटल आर, स्मॉल आर, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। दोनों एलिल सेम है, ठीक है। एक कैरेक्टर के दो एलिल होते हैं बच्चों, ठीक है। एक कैरेक्टर के दो एलिल होते हैं, जैसे कैरेक्टर हमारा हाइट है तो इसके दो एलिल्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो अगर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा तो ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, स्मॉल टी प्रेजेंट होगा ये भी होमोजाइगस कंडीशन होगी। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट हुआ दिस विल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो जहाँ एलिल सेम नहीं है, देखो ये डिफरेंट एलिल है, ये डिफरेंट एलिल है, तो ये क्या हो जाएगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन। A trait if contain two different alleles is called heterozygous condition. Example capital T small t, capital R स्मॉल आर, दैट्स इट। आपने एक्सप्लेनेशन दिया और एक एग्जाम्पल ले दिया, दैट्स इनफ। नाउ मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड में क्या है बच्चों, इट इज क्रॉस। क्या है ये, क्रॉस है जो कि मेंडल ने किया था, सबको पता है मेंडल ने क्रॉस किया था, दो क्रॉस थे, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड। तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। अ क्रॉस कंडक्टेड बाय कंसिडरिंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग character. Example capital T crossed with small t. यहाँ पे जो कैरेक्टर है दैट इज हाइट, ओके। A cross conducted by considering two pairs of contrasting characters. Example seed shape and seed color. डायहाइब्रिड क्रॉस है ना मेंडल का, जहां पे राउंड और रिंकल्ड सीड है एक साथ और येलो या फिर ग्रीन कलर का सीड है, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर को कंसिडर करके क्रॉस कराया गया, तो दिस इज मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस। एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल, दैट्स इट। आ गया सबको समझ में? वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद अदर क्वेश्चंस। वी विल स्टार्ट विद एक्सप्लेन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस अलॉन्ग विद दैट एग्जांपल। आपको एक्सप्लेन करना है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट dominance, codominance and incomplete dominance. So let's write down the definition of codominance. In codominant, both the alleles express itself in heterozygous condition. Okay, example AB blood group. ठीक है, यहाँ पे दो एलेल्स होंगे IA एंड IB, ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो अगर आप इस AB ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप लिखोगे उसमें IA IB लिखोगे, यहाँ पे ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, कोडोमिनेंस। ठीक है, सो इन कोडोमिनेंस बोथ द एलेल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक टाइम पे दोनों एलेल्स अपने आप को शो करेंगे। एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप, जहां पे आप IA IB लिख सकते हो। Phenomenon in which one allele is
इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर एलिल। ठीक है, a phenomenon in which one allele is incompletely dominant over other allele. Example, flower color of snapdragon। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आप रेड फ्लावर लो और क्रॉस कराओ उसको व्हाइट फ्लावर के साथ, तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन आएगी वो कैपिटल R स्मॉल R आएगी, इसका जो कलर होगा वो पिंक होगा। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, सो रेड कलर और व्हाइट कलर फ्लावर मिलके आपको पिंक कलर का फ्लावर दे रहा है। ये रेड कलर फ्लावर है, दोनों डोमिनेंट जीन है, ये व्हाइट कलर फ्लावर है जिसमें दोनों रेसेसिव जीन है। लेकिन जो हेटेरोजाइगस कंडीशन जहाँ पे कैपिटल R स्मॉल R है वहां पे पिंक कलर आ रहा है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, unequivocal proof that shows DNA is a genetic material of most of the organism was given by which experiment? Explain it. तो जो एक्सपेरिमेंट था that was Hershey and Chase experiment। ठीक है, Hershey and Chase experiment। देखो ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया गया था और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया था। बात समझ में आई? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया गया था और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया था। रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेने के बाद क्या कराया था, इन्हीं मीडियम में ग्रोथ कराई थी किसकी, बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो मैं लेती हूं पहले रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। क्या लेती हूं मैं, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अगर मैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेती हूं और बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराती हूं तो क्या होगा, अगर मैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लूं, बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराऊं, तो मेरे पास जो बैक्टीरियोफेज आएगा उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। क्यों होगा रेडियो एक्टिव, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के अंदर फॉस्फोरस रहता है। ठीक है, ओके। अगर मैं रेडियो एक्टिव सल्फर लेती हूं तो, और इस मीडियम में मैं बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराती हूं, तो यहां पर मेरे पास इसका जो प्रोटीन कोट होगा दैट विल बी रेडियो एक्टिव। ठीक है, और यहां पे जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, नॉन रेडियो एक्टिव। क्यों नॉन रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि डीएनए में कोई भी सल्फर नहीं होता। सल्फर किस में होता है, प्रोटीन कोट में होता है। बात समझ में आई? चलो अब मैं इनका कराऊंगी इन्फेक्शन। तो तीन स्टेप्स हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। बात समझ में? इन्फेक्शन कराऊंगी तो किस पे इन्फेक्शन कराऊंगी मैं, बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन मैं कराऊंगी ई कोलाई पे। किस पे कराऊंगी, ई कोलाई पे। यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज हुए दैट इज ई कोलाई। ई कोलाई पे अगर मैं इन्फेक्शन कराती हूँ तो देखो क्या होगा। चलो दो कंडीशंस बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर मेरे पास जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, उसके पास है रेडियो एक्टिव डीएनए। ओके, यहाँ पर जो मेरे पास बैक्टीरियोफेज है उसके पास क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड। उसका डीएनए नॉर्मल है। ठीक है, चलो मैं ई कोलाई लेती हूँ। मैंने ये ई कोलाई लिया, ये ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है, ये ई कोलाई। यहाँ पे है ये रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड। ठीक है,
तो जब मैंने इसका इन्फेक्शन कराया है तो ये अपना डीएनए यहाँ ट्रांसफर करेगा। जैसे ही अपना डीएनए ट्रांसफर करेगा यहाँ पर इसका, जैसे ही अपना डीएनए ट्रांसफर करेगा इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि रेडियो एक्टिव और वो इस बैक्टीरिया में आ जाएगा। ये जो डीएनए है वो यहाँ ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जब अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा तो जेनेटिक मटेरियल ही तो ट्रांसफर होता है। ई कोलाई में क्या ट्रांसफर होगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। जब यहाँ पे ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा तो ये क्या होगा, ये नॉन रेडियो एक्टिव आएगा क्योंकि ये नॉन रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या होगा कि बैक्टीरियोफेज को चेक किया जाएगा। बैक्टीरियोफेज को जब चेक किया जाएगा यहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होगी ऐसी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे जो सुपरनेटेंट्स है, सुपरनेटेंट्स मतलब जो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन कर चुके हैं उनका डीएनए चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सुपरनेटेंट्स आएंगे वो नॉन रेडियो एक्टिव आएंगे। क्या आएंगे, नॉन रेडियो एक्टिव। क्यों, क्योंकि इनके जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिविटी थी और वो ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो सुपरनेटेंट्स आएंगे, यहाँ पे जो सुपरनेटेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रेडियो एक्टिव आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन कोड जो है रेडियो एक्टिव था, ना कि डीएनए, और ट्रांसफर डीएनए होता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज आएंगे वो रेडियो एक्टिव। इससे ये पता चलता है कि डीएनए ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर हुआ तभी तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं बची सुपरनेटेंट्स में। यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव बची सुपरनेटेंट्स में। तो यही था हर्शड एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल। ओके, नेक्स्ट। लिस्ट द रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। आपको राइबोसोम का रोल दिखाना है। ठीक है, राइबोसोम का रोल, रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रोल है एक्ट एज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सेकेंड रोल है एक्ट एज राइबोजाइम। ठीक है, एग्जाम्पल 23S rRNA इन बैक्टीरिया एक्ट एज राइबोजाइम। और इस राइबोजाइम का काम क्या होता है, लिख लो ऐसे, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये राइबोजाइम क्या करती है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाती है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, दो प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। एक और काम देख लो, तीसरा वाला, राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, स्मॉलर सब unit come in contact with mRNA and form protein synthesizing complex। ओके, स्मॉलर सब यूनिट किसके कांटेक्ट में आती है, mRNA के, और क्या बनाती है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग complex। larger subunit act as amino acid binding site, मतलब एमिनो एसिड यहीं पर आके बाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये रोल हो गया किसका, राइबोसोम का ट्रांसलेशन में। गेट इट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 5th वाला का, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मिलर्स स्पार्क डिस्चार्ज apparatus। तो ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपसे डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बताओगे और इसका पर्पस बताओगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या था, यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी आई थी। किसकी, केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में क्या था कि स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का
फॉर्मेशन हुआ है। कैसे फॉर्मेशन हुआ है कि पहले एटम्स थे, फिर एटम्स से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स कंबाइन करे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे चल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, देन मोनोमर्स बने, मोनोमर से पॉलीमर्स बने। तो इस तरीके से प्रोसेस चली है। लेकिन कैसे प्रोसेस चली है? पहले एनवायरनमेंट कैसा था? एनवायरनमेंट पहले रिड्यूसिंग था, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं था, और जो टेम्परेचर था वो एनवायरनमेंट का बहुत 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 ज्यादा था। तो इस कंडीशन में जब ऑक्सीजन नहीं था, एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था और टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? केमिकल इवोल्यूशन हुआ। ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट से बताया गया। तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे आखिरी में जो एपेरेटस लगाया गया था, वहां पे इन्होंने किसका फॉर्मेशन देखा था? फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन एंड ग्लाइसिन एमिनो एसिड, ठीक है। कुछ और साइंटिस्ट थे, अदर साइंटिस्ट ने जब कुछ और सब्सटेंसेस ऐड करी थी तो उन्होंने कुछ और फॉर्मेशन देखा था, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस एंड पिगमेंट्स, ठीक है, इसका फॉर्मेशन भी देखा गया था, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस एंड पिगमेंट। तो इनिशियली एलेनिन एंड ग्लाइसिन एमिनो एसिड का फॉर्मेशन देखा गया था, बाद में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ और चीजें ऐड करी तो नाइट्रोजन बेस और पिगमेंट्स का भी फॉर्मेशन देखा गया था, ठीक है। सो आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। इसमें गैस कौन कौन सी ली गई थी? अमोनिया थी, CH4 थी और H2 थी। जहां पर भी इवन नंबर्स है ना, वो किस रेशियो में ली गई थी? वो 2:2 के रेशियो में ली गई थी। जहां पर भी ऑड नंबर है वो 1 रेशियो में ली गई थी। मतलब अगर मैं आपको ये चीज लिखूं तो मैं ये लिखूंगी कि अमोनिया H2 CH4 क्या है? 1:2:2, ये रेशियो था गैसेस का। और पहले भी जो एनवायरमेंट रिड्यूसिंग था तो यही वाली गैसेस पहले भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग गैस प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, ओके। देन इसको कनेक्ट किया हमने एक कंडेंसर से। कंडेंसर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ट्रैपिंग अपैरेटस होगा, ओके। ट्रैपिंग अपैरेटस होगा, ओके। यहाँ पे एक बॉइलिंग वाटर होगा और यहाँ पे वैक्यूम पंप होगा और फाइनली ये इससे जाके कनेक्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 6000 वोल्टेज दिया गया था। इस प्रोपोर्शन में गैस ली गई थी, अमोनिया CH4 H2 1:2:2 के प्रोपोर्शन में। यहाँ पे कंडेंसर था फॉर कूलिंग, यहाँ पे क्या था? कंडेंसर था फॉर कूलिंग, ठीक है। यहाँ पे गैसेस कंडेंस करके जब प्रोसेस हो गई थी तो यहाँ पे कुछ ट्रैप हुए थे मॉलिक्यूल्स, ये ट्रैप मॉलिक्यूल्स थे। ये ट्रैप मॉलिक्यूल्स कौन कौन से थे? एलेनिन और ग्लाइसिन एमिनो एसिड, ठीक है। यहीं पे ट्रैप हो गए थे, कंडेंसर से कूल होके यहाँ पे आके ट्रैप हो गए थे। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर था, क्या था ये? बॉइलिंग वाटर था, यहीं से वेपर्स उड़ के यहाँ पे जा रहे थे और वाटर के साथ कंबाइन करके ये वाले सब्सटेंसेस बने। बॉइलिंग वाटर था यहाँ पे और ये क्या था? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप हर अपैरेटस में होता है, तो यहाँ पर भी वैक्यूम पंप था। बॉइलिंग वाटर क्या था कि बॉइल जब हो रहा था वाटर तो यहाँ से वेपर्स जो थे, वेपर्स यहाँ से उड़ के यहाँ तक जा रहे थे। तो वाटर जब कंबाइन कर रहा था तो एक रिएक्शन चल रहा था, उस रिएक्शन की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके ये मॉलिक्यूल्स को दे रहे थे। फाइन, तो ये है आपका मिलर्स डबल स्पार्क एक्सपेरिमेंट या फिर स्पार्क एक्सपेरिमेंट। डन। आगे हम लोग बाद में करेंगे।